नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए हफ्ते में नए जोश के साथ सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और हर दिन की तरह हम आज भी डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, सामुदायिक घटनाओं को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में, जैसा कि हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो काफ़ी सही दिशा में चल रही होगी। तो शुरुआत करने से पहले रोज की तरह हम देंगे आज का मोटिवेशनल कोट। ये कहता है कि महान कार्य ताकत से नहीं लगातार करने से होते हैं। जी हाँ, बहुत ही डीप मीनिंग है और बहुत ही अच्छा मीनिंग है उसका। तो देखो, जो बड़ा काम होता है ना, वो कैसे होता है, वो ओवरनाइट जर्नी नहीं होती। इसका पहला मतलब तो ये है कि कोई भी काम जो है एक रात में, एक समय में नहीं होता, लगातार प्रोसेस होता है। कहते हैं ना, एक रात आपकी सक्सेस एक रात में मिली, पर वो रात कितनी लंबी थी किसी को नहीं पता। ठीक है, तो कोई भी काम जो होता है वो धीरे धीरे होता है, लगातार उस पर हमें काम करना पड़ता है, लगातार अप्रोच करना पड़ता है, तब जाके हमें एक दिन सक्सेस का मुंह देखने को मिलता है। तो किसी भी काम को हमें लगातार करना है और जोर लगाना नहीं है। मतलब अगर आपको काम को सही से टाइमिंग अच्छी है ना, अगर आप टाइमिंग काफ़ी अच्छी है तो आपको ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके शॉट काफ़ी अच्छे लगते हैं। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, अगर आपने सचिन को स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए देखा हुआ, समझते हो बस बॉल को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, बॉल चला जाता है सीमा रेखा के बाहर। तो बस वही काम करनी है, आपकी टाइमिंग सही होगी, आपकी एफर्ट सही डायरेक्शन में होगी, तो आपको अधिक एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस वही सी बात है, सीधी सी बात है, अच्छी सी बात है। इसको आप ध्यान में रखें, इस पर अमल करें। और बढ़ेंगे अब हम अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दिखेगा आपको स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन कहता है कि हु हैज़ लॉन्च्ड रिसेंट मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी। हाल ही में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति किसके द्वारा शुरू की गई है? तो हाल ही में शुरू की गई है किसके द्वारा? ऑप्शन है ए शिवराज सिंह चौहान, बी नरोत्तम मिश्रा, सी निर्मला सीतारमण या डी नरेंद्र मोदी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति की शुरुआत की गई। शिवराज सिंह चौहान कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण जो है वो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसकी जो है इसको स्टार्टअप पॉलिसी को शुरुआत की। इसकी जगह ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था इंदौर में, जो इवेंट हुआ था इंदौर में हुआ था। और यहाँ पर उन्होंने मध्य प्रदेश की जो स्टार्टअप कम्युनिटी है उसको एड्रेस करने का काम किया, उन्हें बताया कि और उनके साथ बातचीत की। ठीक है, तो इसके साथ ही मध्य प्रदेश का एक स्टार्टअप पोर्टल जो है उसका भी लॉन्च यहाँ पे किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। यह कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज लाइंड अप फिल्म्स टू बी स्क्रीन्ड एट कांस, यानी कांस फिल्म महोत्सव काफ़ी फेमस है। इनमें से किसने कांस में प्रदर्शित होने वाले भारतीय फिल्मों की सूची जारी की है? तो ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ मिनिस्ट्रीज के नाम आपको दिख रहे होंगे, इनमें से किसने ये सूची जारी की है? ऑप्शन है ए सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो है सूची जारी की है किसकी? भारतीय फिल्मों की, जो कि कहाँ पे जाने वाले हैं? कांस में प्रदर्शित होने वाले हैं। ओके, तो जो 5 फिल्म प्रदर्शित होने वाले कौन से कांस से? ये 2021 का कांस फिल्म फेस्टिवल है। ओके, पहले ही जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं भारत के, अनुराग ठाकुर, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो भारत को जो इस जो समास होने वाला है कांस फिल्म फेस्टिवल, उसका जो ड्यू फिल्म का एक इवेंट होने वाला है, उसमें भारत को कंट्री ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई है। क्या दिया गया है? कंट्री ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई है। किसके द्वारा? मार्चे ड्यू फिल्म के द्वारा। ये फ्रेंच जो कांस फ्रांस में है उसकी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो फ्रेंच कांस फिल्म महोत्सव होता है उसके साथ ही ये इवेंट होता है। तो यहाँ पे कंट्री ऑफ ऑनर भारत को दिया गया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, सम्मान की बात है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो ये 75th एडिशन ऑफ कांस फिल्म महोत्सव था और जो 5 फिल्में इसमें भारत की तरफ से जा रही हैं वो क्या है? रॉकेटरी, द नाम्बी इफेक्ट, ये आर माधवन बहुत ही शानदार अभिनेता, इनकी ये डायरेक्टर डेब्यू की मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, ये इसमें जा रही है। इसके अलावा जो अदर फिल्म से, मराठी फिल्म है एक गोदावरी, हिंदी फिल्म है अल्फा बीटा गामा, मिसिंग लैंग्वेज फिल्म है भूम रायडी, हिंदी मराठी फिल्म है धूमिन, मलयालम फिल्म है ट्री फुल ऑफ पैरट्स। तो ये जो 5 मूवीज़ हैं ये जा रही है कांस फिल्म महोत्सव में और एंट्री की गई किनके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर। तो इस तरह से आपको यूनियन मिनिस्टर्स के नाम भी याद हो सकते हैं अगर आप न्यूज़ को डेली पढ़ो, सही मात्रा में पढ़ो, सही क्रम में पढ़ो। ठीक है, वही बात है, जो एफर्ट आपको कहाँ लगाना है, एफर्ट अधिक नहीं लगाना है, रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाना है और आपको सक्सेस अचीव करने, जैसा कि हमने मोटिवेशनल कोट में कहा था आज के। ओके, तो इसी के साथ अब बढ़ेंगे हम अगले
क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कहता है कि रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम विच IIT हैज डेवलप्ड नोवेल मल्टी मॉडल नैनोबायोटिक प्लेटफॉर्म टू कॉम्बैट बैक्टीरियल पैथोजेंस। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने जीवाणु रोगों का मुकाबला करने के लिए नोवेल मल्टी मॉडल नैनोबायोटेक्निक प्लेटफॉर्म विकसित किया है? ऑप्शन है IIT बॉम्बे, बी IIT मद्रास, सी IIT रुड़की या डी IIT कानपुर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी IIT रुड़की। तो IIT रुड़की में जो शोधकर्ताओं ने उन्होंने क्या किया, एक नोवेल मल्टी मॉडल नैनोबायोटेक्निक प्लेटफॉर्म का शुरुआत की। इसमें क्या होगा कि पैथोजन से लड़ने की इसमें क्षमता विकसित की जाएगी। ओके, तो इसमें क्या यूज किया जाएगा, पेप्टाइड। एक पेप्टाइड बेसिकली वो होता है जो कि बैक्टीरियल से इंफॉर्मेशन से इस तरह से उनके अगेंस्ट लड़ने का काम करता है। ठीक है, तो पेडियस पेस्टेकस नाम का एक जो बैक्टीरिया है और इसका इस्तेमाल करके ये टेक्निक बनाई गई है, इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है इसका यूज़ करके। ओके, तो इसमें काम कहाँ आएगा, ये हेल्थ सेक्टर में आएगा और फूड पैकेजिंग में काम आएगा। फूड पैकेजिंग और हेल्थ सेक्टर में इस जो टेक्नोलॉजी इसका यूज़ किया जा सकेगा। फूड पैकेजिंग में फूड को इस तरह से प्रोटेक्ट करने में काम आएगी कि उसमें माइक्रोब्स जो है वो अपना हमला ना करे, माइक्रोब से वो बच के रह सके। और साथ ही साथ जो हेल्थ सेक्टर में जो दवाइयाँ होती हैं जो उनको डेवलप करने में, ताकि वो लड़ सके इन पैथोजन से। ओके, इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 4 है आपके स्क्रीन के ऊपर। यह कहता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस्ड द उत्कर्ष समारोह, इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड दिस सेरेमनी टेक प्लेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। यह समारोह किस जिले में हुई है? ऑप्शन नंबर वडोदरा, बी अहमदाबाद, सी भरूच या डी भुज। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भरूच। चारों डिस्ट्रिक्ट कहाँ के हैं? गुजरात की हैं। तो गुजरात से जुड़ा हुआ ये समारोह था। तो ये क्या हुआ कि 100% सैचुरेशन जो हुआ है, 4 की स्कीम्स थी, किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। कहाँ की? गुजरात की। गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, इनकी 4 की स्कीम्स थी, चारों में जो 100% जो सैचुरेशन मतलब 100% जो काम है इन चारों स्कीम में हो चुका है। ठीक है, और इसके बेनिफिशरी तभी जो इनसे स्कीम जिन फ़ायदा पहुंचा है उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीधे बातचीत की। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। जो उत्सव का नाम था उसको आप ध्यान से याद रखिए। और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था भरूच में। ठीक है, भरूच के गुजरात में, गुजरात के भरूच में। ओके, तो हाँ, बोलने में कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 5 ये कहता है कि फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट IAF हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। भारतीय वायुसेना ने किस विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है ए सुखोई 3 MKI, MiG-21, तेजस या दसॉल्ट मिराज 2000। सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सुखोई 30 MKI। जी हाँ, सुखोई 30 MKI इसी के थ्रू क्या किया गया है, ब्रह्मोस को टेस्ट फायर करके, मतलब इसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया स्टैंडर्ड वर्जन का। ठीक है, जानते हैं सब खबर गया है। तो जो विमान के थ्रू जो क्या हुआ कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के थ्रू ब्रह्मोस को छोड़ा गया, इसका टेस्ट फायर किया गया। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में एक टारगेट था, उस टारगेट को उसने डायरेक्टली सही से हिट कर दिया। मतलब होता क्या है कि एयरक्राफ्ट है, यहाँ से मिसाइल को छोड़ना है, तो एक टारगेट सेट किया था कि यहाँ पे इस पॉइंट पर मिसाइल को छोड़ देना है सही से। तो एकदम एग्जैक्टली उसी टारगेट पर ब्रह्मोस मिसाइल ने हमला किया यहाँ पे, और जो मिशन था इसी के साथ जो जो टेस्ट था वो सक्सेसफुल कहलाया। ओके, तो एक्सटेंडेड 350 किलोमीटर तक इसके रेंज को एक्सटेंड किया गया है। पहले 290 किलोमीटर था, अब क्या कर दिया है, 350 किलोमीटर इसके रेंज को बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब 350 किलोमीटर ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये वाली मार्क कर सकती है। ओके, तो इसका पहला लॉन्च था, फर्स्ट लॉन्च ऑफ एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल, और एयरक्राफ्ट कौन सा था? Cu-30 MKI। ओके, अब बढ़ेंगे आगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 6 ये कहता है कि साइंटिस्ट ग्रो प्लांट्स इन सॉइल फ्रॉम द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, विच प्लांट हैज बीन ग्रोन। इतिहास में पहली बार वैज्ञानिकों ने चांद की मिट्टी में पौधा उगा रहे हैं, और ये कौन सा पौधा है जो उगाया गया है? ऑप्शन है ए ब्लैक नाइट सेड, बी थैलस्क्रेस, सी अफ्रीकन वायलेट, डी सुगरबुश। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी थैलस्क्रेस। तो थैलस्क्रेस नामक पौधे को उगाया गया है चांद की मिट्टी का इस्तेमाल करके। और चांद की मिट्टी कब आई थी? तो अपोलो 11, 12 एंड 17 मिशन जो हुए थे उसके थ्रू जो है वो चांद की मिट्टी लाई गई थी। अपोलो 1 वही मिशन है जिसमें नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चांद पर गए थे। ओके, तो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने मिलकर इस पौधे को उगाया है, और जो नासा के थ्रू, नासा के हेल्प से ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसके क्या हुआ है कि इससे हम ऐसी संभावनाएं देख रहे हैं जिसके तहत जो है वो चांद पे हम क्या करें, अपने प्लांट्स को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम चांद को
पे जो क्या है पौधों को उगा सकते हैं। ओके, एक मूवी आई थी द मार्शियन करके, जहाँ पे जो वहाँ पे मार्स पे गए थे वो वहाँ पे मार्स पे फसल उगा रहे थे। तो ऐसी मूवीज़ भी कभी कभी अच्छी होती हैं, कभी कभी आपको देखनी चाहिए। इससे क्या होता है, नॉलेज के फॉर्म ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा रहता है कि किस तरह से बाहरी स्पेस में जो ट्रैवलिंग होती है वहाँ पे क्या कंडीशंस होते हैं। ओके, तो जो प्लांट उगाया है उसका नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, थैलेक्रस सीड्स, इसकी अभी चर्चा की है जो भी सवाल में आया था। इसका नाम क्या है, एरोबियोटोपिस थैलिनिया। ठीक है, तो ये कहाँ का प्लांट है, यूरोशिया और अफ्रीका का प्लांट है बेसिकली, और इसको आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है, इसलिए इस प्लांट का यहाँ पे यूज किया गया। ओके, अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 7 ये कहता है कि आईएनएस गरुड़ा सेलिब्रेटेड 69th एनिवर्सरी इन 2022। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आईएनएस गरुड़ा ने 2022 में 69वीं वर्षगांठ मनाई। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई या कोच्चि। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि। तो कोच्चि में स्थित है आईएनएस गरुड़ा, और ये सबसे पुराना जो है ट्रेनिंग सेंटर है रहा है आईएनएस गरुड़ा, और 1941 में इसकी शुरुआत बेसिकली हो गई थी और फॉर्मली 1943 में इससे खोला गया था। फिलहाल इसके कमांडर है वीवी बेलड़ई, जिसको कमांडिंग ऑफिसर है कॉमरेड वीवी बेलड़ई। ठीक है, कब ये हुआ था? ये समारोह हुआ था 11 मई 2022 को। इसका प्रॉपर एक यहाँ पे समारोह आईएनएस गरुड़ा कोच्चि में जो वहाँ पे इसका समारोह भी हुआ था। ओके, तो 1943 में रॉयल नेवी एयर स्टेशन को सपोर्ट करने के लिए इसका गठन किया गया था। तभी क्या थी, अंग्रेजों की सरकार थी, तो उनका जो रॉयल नेवी था उसको सपोर्ट करने के लिए ये बनाया गया था। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 8 ये कहता है कि फर्स्ट लुक ऑफ मिल्की वेज डोनट शेप्ड ब्लैक होल वाज रिलीज्ड, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कैप्चर्ड दिस। आकाशगंगा यानी कि जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है कि आकाशगंगा के डोनट के आकार के ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की गई है। इस तस्वीर को किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए हबल टेलीस्कोप, बी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, सी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या डी 30 मीटर टेलीस्कोप। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। जी हाँ, तो ये जो ब्लैक होल इसका नाम क्या रखा गया है, सैगिट्रास ए या SGRA। ठीक है, और ये ब्लैक होल की इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि पहला ब्लैक होल कैप्चर किया गया जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में है। ओके, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा लॉन्च किया गया। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप बेसिकली क्या है, एक कोलैबोरेशन है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इसके तहत जो एरे ऑफ सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारे जो एरे ऑफ टेलीस्कोप्स, बहुत सारे टेलीस्कोप्स का एक एरे है, मतलब एक संगठित तरीके से जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है उसे हम एरे बोलते हैं। तो इसी तरह का संगठित तरीके से विश्व भर में कई 9 लोकेशंस पर जो है इसके टेलीस्कोप इस्टेब्लिश्ड हैं, और ये टेलीस्कोप्स क्या करते हैं, ये टेलीस्कोप्स इमेज कैप्चर करते हैं और सभी इमेजेस को एक तरह से एक मिक्स करके इस तरह की तस्वीर को निकाला जाता है। तो एक बहुत ही सबसे क्लियर इमेज जो है अब तक की सैग्रा ए ब्लैक होल जो है मिल्की वे में उसकी आई है। तो ये ऐसी दूसरी ब्लैक होल है जिसका इमेज इस तरह से लिया जा चुका है। एक और ब्लैक होल की इमेज इस तरह से ली जा चुकी है सन 2019 में, किसके द्वारा? इसी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये कौन सा ब्लैक होल था ये आपको बताना है आप कमेंट सेक्शन में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, आप इसके बारे में जरूर पढ़ें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो पहला ऐसा ब्लैक होल था जिसकी तस्वीर ली गई थी उसका नाम क्या है। ओके, अब बढ़ेंगे अगले सवाल के ऊपर। सवाल संख्या 9 ये कहता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इंपॉर्टेंट सवाल है, अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजीव कुमार, बी सुशील चंद्रा, सी अनूप चंद्र पांडे या डी अशोक लवासा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार जी अब कौन बनने वाले हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले हैं। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे सुशील चंद्रा, वो इस पोजीशन पर बरकरार थे, और अब है राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और ये ऑप्शन देख रहे हैं अनूप चंद्र पांडे, ये क्या है? ये इलेक्शन कमिश्नर है। ओके, तो इलेक्शन कमिश्नर बेसिकली 3 मेंबर्स का ग्रुप होता है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 साथ में इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो राजीव कुमार पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, 2020 में बने थे, और अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। ठीक है, सितंबर 1 को एज इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी और अब ये बन चुके हैं क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, और इन्होंने जगह ली है किनकी? सुशील कुमार चंद्रा की। तो आर्टिकल 324 पार्ट 2 के तहत जो होता है ये अपॉइंटमेंट की जाती है। तो आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं कई एग्जाम में, तो जहाँ जहाँ आपको लगता है यहाँ की आर्टिकल्स पढ़ लेनी चाहिए वहाँ पे आप आर्टिकल्स को पढ़ो, वहाँ पे नोट करो, मेंशन करो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि करंट अफेयर को या स्ट्रैटेजी जीके की जो हमारी क्लासेस आती हैं
उन्हें आप साथ साथ नोट्स बना के जरूर रखें। इससे क्या होगा कि जो आपकी एफर्ट जो है एग्ज़ाम टाइम में वो बैलेंस्ड रहेगी, वो आपको बहुत ज़्यादा अधिक जोर नहीं लगाना पड़ेगा। साथ साथ चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी, टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहेंगी, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। जनरल स्टडीज जो महासागर है, और महासागर में डूबने का के लिए, महासागर से मोती निकालने के लिए टेक्निक चाहिए, वो यही है कि हमें रोज़ प्रैक्टिस करना है, रोज़ चीज़ों को पढ़ना है, प्रॉपर वे में पढ़ना है। ओके, और प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सरकारी परीक्षा पर जाकर जो डेली क्विज के सेक्शंस होते हैं उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्विज डेली अटेम्प्ट करोगे तो आपको जो चीज़ें क्वेश्चन है वो याद रहेंगी, प्रॉपर वे में आपके दिमाग में सेट होते रहेंगे चीज़ें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, यानी कि 10वां नंबर प्रश्न यह कहता है कि रेयर सी मैमल डुगोंग स्पॉटेड इन डैश। एक दुर्लभ समुद्री स्तनधारी जीव डुगोंग डैश में देखा गया है। ऑप्शन है गल्फ ऑफ मन्नार, बी गल्फ ऑफ खम्बात, सी गल्फ ऑफ कच्छ, या डी 10 डिग्री चैनल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गल्फ ऑफ कच्छ। जी हाँ, तो गल्फ ऑफ कच्छ में खोजा गया है कौन सा, एक दुर्लभ स्तनधारी जीव डुगोंग। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। इसकी फोटोग्राफ ली गई है एक ड्रोन कैमरा के थ्रू गल्फ ऑफ कच्छ में, गुजरात में, गल्फ ऑफ कच्छ में। और ये जो काफ़ी रेयर सा पाया जाने वाला जीव है, ऑलमोस्ट एक्सटेंट हो चुका है कह सकते हैं। और बहुत ही 4 ये एक्सटेंट जो प्रजाति उनमें से है, जो कि सिरियना सिकाओ की प्रजाति में। सिरियना सिकाओ उन प्रजातियों को कहते हैं कि जो बेसिकली मैमल होते हैं और जलीय जीव होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इनमें से जो ये डोगोंग है, ये एक्वेटिक एनिमल ऐसा जो कि बस समुद्रों में पाया जाता है। एक्वेटिक एनिमल मतलब क्या, जो मतलब रिवर्स में पाया जाता है या समुद्रों में पाया जाता है। तो ये जो है डुगोंग, ये समुद्र में ही पाया जाता है, और गल्फ ऑफ कच्छ में स्पॉट तो किया ही गया है। और ये काफ़ी एक्सक्लूसिव है क्योंकि एक प्रोटेक्टेड एनिमल भी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इस जीव को संरक्षित किया जाता है। ये एक स्तनधारी है जीव है, यानी कि मैमल है, और हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी है। ठीक है, सिरियना सिकाओ जो होते हैं सारे स्पीसीज शाकाहारी होते हैं। ओके, और ये एक्सक्लूसिव तौर पर समुद्र में ही पाया जाने वाला जीव है, तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। इसे प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा, और कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि जो इसके ट्रेड पर है रोक लगा चुका है। इसकी जो ट्रेडिंग है वो नहीं की जा सकती है। ओके, तो इस तरह की जो संरक्षण की जाती जीवों की, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फॉर इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इस पर इन्वायरमेंट बेस्ड सवाल भी आजकल आते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए जो संरक्षण के लिए जो वन्य जीव होते हैं या जो फॉरेस्ट का संरक्षण होती है, ये चीज़ें जो है, अब यही चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, काफ़ी ज़्यादा नीड है हमारे समाज को कि इन चीज़ों पर हम ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि ये रहेगा तभी क्या है, प्रकृति रहेगी तभी जीवन रहेगा। ओके, जीवन आपको पता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ इकोसिस्टम है, सबको सबकी आवश्यकता है। तो हमें क्या करना, सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए। सबका साथ सबका विकास का यहाँ का मेरा बेसिक तात्पर्य यही था कि हर जीव जंतु जो है वो इम्पोर्टेंट है, और हर के साथ हमारा जो है इक्वेशन सही होना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ समाप्त करेंगे आज के करंट अफेयर के सेशन को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो आप कमेंट में लिखिए आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, उस तरह की वीडियो से प्रोवाइड करने के प्रयास करेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या हो, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको उस वक्त वहाँ पे प्राप्त हो जाती है। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से खाते पीते रहिए, एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद।